अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। एरिथ्रोसाइट का मतलब होता है आरबीसी। सेडिमेंटेशन रेट मींस कि वो किस तरह से सेटल डाउन हो रहे हैं। तो इसको समझने से पहले आपको अपनी ब्लड की कॉम्पोजिशन को थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिए, जो आपका ब्लड होता है, ब्लड के अंदर दो चीज़ें होती हैं। ब्लड के अंदर हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होते हैं ब्लड के सेल्स और एक होता है हमारे पास प्लाज्मा। ब्लड के सेल्स में हमारे पास आरबीसीज आ जाएंगे, डब्ल्यूबीसीज आ जाएंगे और इसके अलावा हमारे पास क्या आ जाएंगे, प्लेटिलेट्स आ जाएंगे। ठीक है। जबकि प्लाज्मा के अंदर हमारे पास क्या होता है, प्लाज्मा जो होता है वो हमारे पास एक वाटरी सा लिक्विड होता है जिसके अंदर हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन्स आ जाती है। अब प्लाज्मा जो प्रोटीन्स होती है वो हमारे पास मेन कौन कौन सी होती है, एल्ब्यूमिन होती है, ग्लोब्यूलिन होती है एंड देन हमारे पास क्या होती है, फाइब्रिनोजिन होती है। कि इनकी प्रेजेंस की अगर बात की जाए तो फाइब्रिनोजिन का जो सबसे ज़्यादा क्या होता है, फाइब्रिनोजिन का सबसे ज़्यादा वेट होता है, ग्लोब्यूलिन का उसके बाद एंड देन हमारे पास एल्ब्यूमिन का होता है। जो हमारे पास एल्ब्यूमिन होती है उसकी कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा होती है, देन ग्लोब्यूमिन होती है, ग्लोब्यूलिन होती है एंड देन फाइब्रिनोजिन होती है। अब बेसिकली क्या है कि हमारी इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हम लोग देखेंगे कि हमारे जो ब्लड है, हमारी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन है कि नहीं है। तो उसके लिए एक टेस्ट होता है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इसमें क्या होता है कि जब हम लोग आरबीसीज को किसी एक ट्यूब के अंदर डालते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक ट्यूब होती है, इस ट्यूब को हम कहते हैं, इस ट्यूब का एक नाम होता है, हम आगे जाके इसे स्टडी करेंगे। यहाँ पर हम क्या करते हैं, ब्लड को इन डालते हैं। जैसे ही हमने ब्लड लिया और ब्लड को डाला तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो आरबीसीज होंगे वो सेपरेट आउट हो जाएंगे, आरबीसीज नीचे सेपरेट हो जाएंगे और ऊपर आपको एक वाटर सा लिक्विड नजर आएगा जिसको हम कहते हैं ये हमारे पास प्लाज्मा है। यानी कि हमारे पास आरबीसीज यहाँ पर क्या होगी, सेटल डाउन होगी। यहाँ पर सारे के सारे आरबीस सेटल डाउन हो जाएंगे। तो वही कह रहा है कि द रेट ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ आरबीसीज इन अ स्पेसिफिक मैन ऑफ द ब्लड विच इज अलाउड टू स्टैंड इन अ ग्लास ट्यूब। यानी कि ये ग्लास ट्यूब होगी, ये आप बाहर से देख सकेंगे इसको, ये ग्लास ट्यूब है, उसके अंदर क्या होगा, ऑफ यूनिफॉर्म बोर इन द प्रेजेंस ऑफ एंटीकोगुलेंट इज कॉल्ड एज द ईएसआर। एंटीकोगुलेंट का हम आगे स्टडी करेंगे कि एंटीकोगुलेंट का क्या काम हो रहा है यहाँ पर। तो बेसिकली मेन डेफिनेशन क्या है कि रेट ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ आरबीसीज, जब हम उसको एक स्टैंड ट्यूब के अंदर रखेंगे तो फिर उसका जो रेट होगा, कितनी जल्दी हमारे पास आरबीसी सेटल डाउन हो रहे हैं, उसकी डेफिनेशन को हम इसके नाम क्या देते हैं, ईएसआर। अब बेसिकली क्या होता है, जब आरबीसी सेडिमेंट यानी कि सेडिमेंट डाउन हो रहे हैं, नीचे सेटल डाउन हो रहे हैं, तो ये क्यों सेटल डाउन हो रहे हैं, तो इसका मेन रीजन होता है रोलेक्स फॉर्मेशन का। व्हाट इज द मेन रीजन, दैट इज रोलेक्स फॉर्मेशन। अब रोलेक्स फॉर्मेशन क्या होता है, रोलेक्स फॉर्मेशन को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, ये एक टेस्ट ट्यूब थी और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर बहुत सारे आरबीसीज थे। ठीक है। आरबीसीज का अगर नॉर्मल बात की जाए, ये हमारे पास एक आरबीसी है, आरबीसीज के ऊपर नॉर्मल जो चार्ज होता है वो होता है नेगेटिव चार्ज होता है। इसीलिए जो नेक्स्ट आरबीसीज होता है उस पर भी क्या चार्ज होता है, नेक्स्ट आरबीसीज पर भी नेगेटिव चार्ज होता है। तो नॉर्मली ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो इसी वजह से हमारे पास जो है ये दोनों आपस में रिपेल करते रहते हैं। रोलेक्स फॉर्मेशन का मतलब होता है कि एक आरबीसी दूसरे आरबीसी के ऊपर आकर पिलिंग ऑफ हो जाए, यानी कि एक आरबीसी दूसरे आरबीसी के ऊपर सेटल डाउन हो जाए। जैसे कॉइन्स होते हैं, आप एक कॉइन ले उसके ऊपर दूसरा कॉइन, तीसरा कॉइन, इसी तरह से आरबीसी भी एक दूसरे के ऊपर सेटल डाउन हो जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं रोलेक्स फॉर्मेशन होना। अगर आरबीसीज को एक दूसरे के ऊपर सेटल डाउन होना है तो इसका मतलब है कि इनका नेगेटिव चार्ज इसके पास नहीं होना चाहिए। अगर नेगेटिव होगा तो रोलेक्स फॉर्मेशन यानी कि एक दूसरे के ऊपर आएंगे ही नहीं, एक दूसरे के ऊपर अरेंज तो होंगे ही नहीं। तो इसको, इस चीज़ को हम कहते हैं सेटल डाउन ऑफ आरबीसीज ओवर वन एंड अनदर, इसको हम कहते हैं रोलेक्स फॉर्मेशन होना। अब क्या होता है, यहाँ पर जो हमारी टेस्ट ट्यूब होती है, टेस्ट ट्यूब के अंदर जैसे ही हम लोगों ने ब्लड का सैंपल डाला तो हम लोग देखते हैं कि 1 आवर के बाद यहाँ पर कितना जल्दी जो आरबीसीज है वो सेपरेट हो रहा है। यहाँ पर हमारे पास 0 से काउंटिंग शुरू होती है एंड देन हमारे पास जो है वो जितनी भी 10, 20 जितनी भी होती है वो आगे नीचे हमारे पास लिखी हुई होती है। तो यहाँ पर मेन चीज़ हमने पढ़ी कि हमारे पास क्या रोलेक्स फॉर्मेशन क्या होता है, कि आरबीसीज का सेडिमेंट हो जाना क्यों होता है, क्योंकि रोलेक्स फॉर्मेशन होती है। रोलेक्स फॉर्मेशन क्या है कि पिलिंग ऑफ आरबीसीज ओवर वन अनदर, यानी कि एक आरबीसीज का दूसरे आरबीसीज के ऊपर बैठ जाना, इसे हम कहते हैं रोलेक्स फॉर्मेशन। कह रहे हैं कि जो रोलेक्स फॉर्मेशन होता है, क्लम्प्स ऑफ आरबीसीज बीइंग डेंसर एंड हैवियर देन प्लाज्मा ग्रेविटेट डाउनवर्ड। यानी कि हमारे पास क्या होता है, प्लाज्मा एक फ्लूइड है तो फ्लूइड हमेशा ऊपर ही रहता है, जबकि रोलेक्स फॉर्मेशन में क्या होता है, जो आरबीसीज होते हैं वो हमारे पास एक फ्लूइड नहीं है, सेल्स है, तो सेल्स हमेशा नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। द रोलेक्स फॉर्मेशन डिपेंड्स अपॉन प्लाज्मा प्रोटीन्स, मेनली ग्लोब्यूलिन्स के ऊपर डिपेंड करता है एंड फाइब्रिनोजन के ऊपर। ग्लोब्यूलिन एंड फाइब्रिनोजन इंक्रीजेस द रोलेक्स फॉर्मेशन वाइल एल्ब्यूमिन डिक्रीजेस। आपने 3 पॉइंट्स देखा, यहाँ पे 3 पॉइंट्स क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो ग्लोब्यूलिन होता है और जो फाइब्रिनोजन होता है, ये दोनों ही हमारे पास रोलेक्स फॉर्मेशन क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं।
ठीक है। जबकि जो हमारे पास एल्ब्यूमिन होता है वो रोलेक्स फॉर्मेशन को डिक्रीज करता है। तो इसका रीज़न हम समझते हैं। बेसिकली क्या है कि रोलेक्स फॉर्मेशन का मतलब होता है एक आरबीसी दूसरे आरबीसी के ऊपर सेटल डाउन हो जाए। इस सेटल डाउन होने के लिए इसके नेगेटिव चार्ज को ख़त्म होना पड़ेगा। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो रिपेल होगा। हम बात करते हैं पहले ग्लोब्यूमिन की और फाइब्रिनोजेन की। हमने यहाँ डिस्कस किया कि सबसे ज़्यादा वेट जो होता है वो किसका होता है, सबसे ज़्यादा वेट होता है हमारे पास फाइब्रिनोजेन का और ग्लोब्यूलिन का। तो ये क्या करते हैं, हमारा जो आरबीसीज होता है, आरबीसीज के अराउंड जो होते हैं, ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करते हैं, फाइब्रिनोजेन इसके इर्द गिर्द आकर अटैच हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ही आकर अटैच होंगे तो क्या करते हैं, ये इसके नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं इसके नेगेटिव चार्ज को। इसी तरह से नेक्स्ट आरबीसी भी होगा, वहाँ पर भी फाइब्रिनोजेन अटैच हो जाएंगे बॉडी के अंदर। तो फिर क्या होगा, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब इनका चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया, नेगेटिव नहीं है, तो एक आरबीसी दूसरे आरबीसी उसके ऊपर बैठ सकता है और रोलेक्स फॉर्मेशन हो सकती है। इसी वजह से ऐसे ही ग्लोब्यूलिन के केस में भी ऐसा ही होता है कि इसके नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो रोलेक्स फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, जल्दी जल्दी आरबीसीज बैठेंगे। ठीक है। अब एल्ब्यूमिन क्यों रोलेक्स फॉर्मेशन को डिक्रीज करता है, इसका रीज़न ये है कि हमारे पास जो एल्ब्यूमिन होता है वो क्या करता है, इसके नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज रखता है। क्या करता है, स्टेबलाइज करता है इसके नेगेटिव चार्ज को। जब ये आरबीसी इसके नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज रखेगा तो क्या होगा कि ये दोनों आपस में इतना इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कौन कर रहा है, एल्ब्यूमिन। जब स्टेबलाइज कर रहा है तो इसका मतलब एक आरबीसी दूसरे आरबीसी के ऊपर बैठ नहीं सकता, यानी कि रोलेक्स फॉर्मेशन को कौन डिक्रीज कर रहा है, एल्ब्यूमिन। अगर बढ़ा हुआ होगा तो ये हमारे पास रोलेक्स फॉर्मेशन को डिक्रीज करेगा। तो ये हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट होता है। अब यहाँ पर नॉर्मली ईएसआर मालूम करने के लिए, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट को मालूम करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक वेस्टर्न ग्रीन मेथड होता है, एक विंट्रॉप्स मेथड होता है। नॉर्मली जो हम लैब्स वगैरह में यूज़ करते हैं वो वेस्टर्न ग्रीन मेथड होता है। इसमें क्या होता है, हमें मेल और फीमेल की वैल्यूज़ को याद रखना होता है। मेल की वैल्यू होती है 8 mm ऑफ FHR। FHR का मतलब होता है फर्स्ट आवर रीडिंग, यानी कि 1 आवर्स के बाद हम ये रीडिंग लेते हैं, और ये हमारे पास 10 होती है। इसको याद रखने का तरीका क्या है कि यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर 10 को प्लस कर देंगे तो 18 हो जाएगा, तो विंट्रॉस मेथड की वैल्यू आ जाएगी। अगर फीमेल का 10 है तो इसमें अगर हम 10 प्लस कर देंगे तो फीमेल की हमारे पास विंट्रॉस मेथड के अंदर 20 वैल्यू आ जाएगी। तो इसकी ईजीली ट्रिक हमारे पास ये होती है। देन हमारे पास रीडिंग्स का होता है। रीडिंग्स में हमारे पास क्या होता है, जब हम आपको एक्सपेरिमेंट में समझाऊंगी तो आपको समझ आएगा कि हम देखते हैं कि 1 घंटे बाद हमारा प्लाज्मा और आरबीसीज कितना एक दूसरे से सेपरेट हो गया। 1 आवर्स का इसमें टाइम होता है। अब मेन चीज़ यहाँ पर क्या है कि आरबीसीज किस पर डिपेंड करती है। देखो आरबीसीज डिपेंड करती है आरबीसीज के काउंट पर, प्लाज्मा प्रोटीन्स पर, रोलेक्स फॉर्मेशन पर, सरफेस टेंशन पर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस, कि हमारे पास आरबीसीज किस पर डिपेंड कर रही है, हमारे पास 4 चीज़ों पर डिपेंड कर रही है। डिपेंड ऑन 4 थिंग्स। कौन कौन सी है, आरबीसीज का काउंट, ठीक है, एंड देन हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन्स, देन हमारे पास रोलेक्स फॉर्मेशन, एंड देन सरफेस टेंशन। अब आप इस बात को समझो कि हमारे पास जो टेस्ट ट्यूब हम लेंगे ना, इसके अंदर जिसे हम विन ट्रैप्स, जिसमें पिपेट हमारे पास जो एक ट्यूब होती है दोनों साइड से ओपन होती है वैसे तो बेसिकली, इस ट्यूब के अंदर क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास एक 0 की रीडिंग होती है। ठीक है, यहाँ पे 0 की रीडिंग होती है, एंड देन वैल्यूज़ बढ़ती रहती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 10 है mm में, ठीक है, यहाँ पे 20 mm में, यहाँ पे 30 mm में। जैसे ही हम इसके अंदर अपना जो ब्लड होता है इसमें इनटेक करते हैं, यहाँ तक ब्लड डाला। अब बेसिकली हमारे जो ब्लड है, हमने कहा हमारे ब्लड के अंदर 2 चीज़ें, हम मेन चीज़ देखें, एक आरबीसीज कि कितने आरबीसीज है। देखो अगर आरबीसीज ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, वो प्लाज्मा जो हमारे पास होगा, फॉर एग्जांपल प्लाज्मा यहाँ तक आता है, आरबी ज़्यादा है तो आरबीसीज की काउंटिंग हमारे पास यहाँ तक आ जाएगी। ठीक है, हमने देखना है कि आरबीसीज कहाँ तक, रेड पार्ट जहाँ तक आएगा ना वहाँ तक आपने काउंटिंग लेनी है। प्लाज्मा प्रोटीन्स जैसे कि एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, और ये कितनी है इस पर भी डिपेंड करता है। रोलेक्स फॉर्मेशन का मतलब होता है आरबीसी कितने जल्दी सेटल डाउन हो रहा है। जितने जल्दी आरबीसी सेटल डाउन होंगे उतना ज़्यादा हमारे पास ईएसआर की वैल्यू आएगी। क्यों, क्योंकि उसमें हमारे पास कुछ केसेस हैं वो हम डिस्कस करेंगे भी। सरफेस टेंशन पर डिपेंड करता है, यानी कि हमारे पास सरफेस टेंशन कितना ज़्यादा है कम है तो उस पर भी इस क्या करता है, डिपेंड करता है। नाउ वी विल मूव ऑन कि हमारे पास कौन से ऐसे केसेस होते हैं जिसके अंदर आरबीसी का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। अभी हम लोगों ने क्या बात की कि हमारे पास ईएसआर, फॉर एग्जांपल ये ईएसआर की मेरे पास एक ट्यूब थी। ठीक है, ये मेरे पास ईएसआर की एक ट्यूब थी। इस ईएसआर की एक ट्यूब के अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पर 0 की रीडिंग थी। अब अगर मेरे पास बॉडी के अंदर जो है वो एल्ब्यूमिन, हम बात कर रहे हैं इंक्रीज कंडीशन की, ईएसआर इंक्रीज, यानी कि हमारे पास जो आरबीसीज हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, वो जल्दी जो हमारे पास जो है उसकी वैल्यू हमारे पास ज़्यादा आ रही है। यानी कि अगर यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 30 है, यहाँ पर इसकी वैल्यू नॉर्मल फीमेल की और मेल की जितनी होती है उससे ज़्यादा आ रही है। तो इसकी बात क्या हो सकती है, वजह क्या हो सकती है।
तो मेन वजह क्या होगी, आपको तो पता है कि अगर हमारे पास रोलेक्स फॉर्मेशन हमने पढ़ा, अगर रोलेक्स फॉर्मेशन ज़्यादा होगा तो आरबीसीज जल्दी सेटल डाउन होगी, जितना जल्दी सेटल डाउन होगी उसकी वैल्यू ईएसआर की उतनी ज़्यादा होगी। तो यही रीज़न आ रहा है। अब रोलेक्स फॉर्मेशन आपने समझ लिया, रोलेक्स फॉर्मेशन के अंदर क्या ज़्यादा होता है, एक तो हमारे पास ग्लोब्यूलिन ज़्यादा हो सकता है प्रोटीन्स, और एक हमारे पास फाइब्रिनोजिन ज़्यादा हो सकती है, एक पार्ट ये हो गया। देन होता है हमारे पास यहाँ पर एल्ब्यूमिन क्या होगा, कम होगा, जो कि हम समझ चुके हैं अभी अभी, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स तो आपको याद हो गए। अब नेक्स्ट बात क्या हो सकती है, नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू जो है वो ज़्यादा आ रही है, यानी कि ये भी हो सकता है कि आरबीसीज ही कम हो तो इसीलिए वो जल्दी सेटल डाउन हो गए। तो तीसरा पॉइंट क्या आ गया, आरबीसीज हमारे पास कम होगी उसकी काउंटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ जो मेन पॉइंट्स हमारे पास है कि इंक्रीज ग्लोबिन हो सकता है, ग्लोबुलिन हो सकता है, फाइब्रिनोजिन ज़्यादा हो सकता है, एक्यूट इन्फेक्शन या क्रॉनिक इन्फेक्शन इसके बारे में डिस्कस करती है, हमारे पास जो है कोलेस्ट्रॉल लिपिड का लेवल ज़्यादा हो सकता है, और आरबीसी का काउंट कम हो सकता है। मेन कंडीशन ये भी तो हो सकती है ना कि ईसा की वैल्यू ज़्यादा आ रही है हमारे पास, या एल्ब्यूमिन कम हो सकता है। अब यहाँ पर क्रॉनिक और एक्यूट इन्फेक्शन का जिक्र किया गया है, एक्यूट और क्रॉनिक इन्फेक्शन, एक्यूट इन्फेक्शन एंड क्रॉनिक इन्फेक्शन। आप जब थोड़ा आगे जाके स्टडी करेंगे एंड देन यू विल रियलाइज कि हमारे पास इन्फेक्शन जब भी होता है तो बॉडी के अंदर जो है वो कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो कि इंक्रीज हो जाती हैं, कुछ प्रोटीन्स डिक्रीज हो जाती हैं। जो प्रोटीन्स इंक्रीज होती हैं ताकि वो क्या कर सके, हमारे इन्फेक्शन से लड़ सकें, वो हमारे पास मेन होती हैं ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है। देन हमारे पास ये जो एल्ब्यूमिन होता है, एल्ब्यूमिन कम हो जाता है। यानी कि जब आपने ये पढ़ा कि एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन कम हो गया है, ज़्यादा हो गया, एल्ब्यूमिन ज़्यादा हो गया है, तो आपको उसी वक्त समझ जाना चाहिए कि कोई ना कोई इन्फेक्शन वाली कंडीशन जिसमें एल्ब्यूमिन कम और ये दोनों ज़्यादा हो गए, तो दोनों इन्फेक्शन इसमें इंक्लूड होते हैं। देन हम बात करते हैं कि इसकी डिक्रीज होने की वजह क्या है। यानी कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हम लोग जब नॉर्मल हम लोग पर्सन का ले रहे हैं, जितनी वैल्यू होनी चाहिए इसकी वैल्यू उतनी आ नहीं रही, यानी कि कम आ रही है। यानी कि रोलेक्स फॉर्मेशन हमारे पास क्या हो रहा है, रोलेक्स फॉर्मेशन हमारे पास कम हो रहा है। तो रोलेक्स फॉर्मेशन कम कब होगा, जब हमारे पास लाजमी सी बात है ये दोनों ये आरबीसीज आपस में नहीं मिल रहे, तो इसका मतलब है एल्ब्यूमिन हमारे पास क्या होगा, अपोजिट कंडीशन, एल्ब्यूमिन हमारे पास ज़्यादा हो गया है और ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजिन क्या हो गया है, हमारे पास कम हो गया। तो वही बात लिखिए कि कब होगी डिक्रीज, ग्लोब्यूमिन कम होगा, ग्लोब्यूलिन फाइब्रिनोजिन कम होगा, और लेसिथिन लेवल हमारे पास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और एल्ब्यूमिन का लेवल हमारे पास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, मेन मेन पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। देन हमारे पास अगर बढ़ा हुआ है ईएसआर, यानी कि ईएसआर की वैल्यू हमारे पास ज़्यादा है, तो कौन सी क्लिनिकल कंडीशन या कौन सी डिसीज़ हो सकती है उसको, तो टीबी हो सकता है, रियोमेटिक फीवर हो सकता है, रियोमेटिक आर्थराइटिस हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, या सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डिटिस हो सकता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। आपने इन कंडीशंस को याद रखना है, ठीक है। एनीमिया का मतलब होता है कि आरबीसीज का काउंट जो है कम है, तो इवेंचुअली वो यही कंडीशन हमारे पास कॉज करेगा। ईएसआर की वैल्यू कम कब होती है, यानी कि हमारे पास कम कब होगी, तो कम की वजह ये होती है कि आपने याद रखना है कि प्राइमरी पॉलीसीथीमिया, सेकेंडरी पॉलीसीथीमिया ऑफ इन्फेंट्स एंड आखिर में ए फाइब्रिनोजेनीमिया हमारे पास कंडीशन हो सकती है। फिलहाल आप इनके नाम याद रखेंगे, जैसे आप लेवल आगे जाएगा आपका तो आपको खुद ब खुद कंडीशंस की समझ आ जाएगी। क्वेश्चन ये कि हम किसे यूज़ करते हैं क्लिनिकल इंपॉर्टेंस का, तो बेसिकली एक नॉन स्पेसिफिक टेस्ट होता है जो कि हमें डिसीज़ की वजह बताता है, या फिर ऑर्गेनिक और फंक्शनल डिसऑर्डर में फ़र्क कर सकते हैं हम लोग, और इसके अलावा हम इफेक्ट और ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और ये हमें मतलब इस तरह से समझने वाली बात क्या है, बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि जब आपकी बॉडी के अंदर ईएसआर की वैल्यू बढ़ गई है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपकी ईएसआर की वैल्यू क्या हो गई है, बढ़ गई है, तो क्या होगा कि हम लोग आपका आज ईएसआर चेक करेंगे ब्लड टेस्ट लेकर, फिर हमारे पास क्या होता है, फिर हम नेक्स्ट स्टेज ट्रीटमेंट के लिए डिसीज़ की जो मेडिसिन होती है, दवाई वगैरह होती है, वो देंगे, एंड देन नेक्स्ट डे हम दोबारा उसका ईएसआर चेक करेंगे। अगर ईएसआर की वैल्यू पहले इतनी थी और फिर नॉर्मल पर आ रही तो इसका मतलब हमारा ट्रीटमेंट सही जा रहा है, और अगर नहीं तो फिर हम अपनी मेडिसिन को चेंज करेंगे। तो मॉनिटरिंग ऑफ ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। नाउ क्वेश्चन इज दैट हम एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म करेंगे, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, ब्लड लेना है, ठीक है। कोई भी आपने ब्लड लेना है जो पेशेंट है, एंड देन आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है कि वेस्टर ग्रीन मेथड में आपको वेस्टर ग्रीन पिपेट की ज़रूरत होगी, जिसकी 3 mm तक लॉन्ग ट्यूब होती है, लेकिन उसके जो है दोनों एंड्स ओपन होते हैं, और आपने क्या करना है, उसको जो है मार्क जो हुआ होता है 0 से 200 mm तक हुआ होता है, ठीक है, और इसका मतलब हमारे पास एक ओपनिंग भी होती है। इसके अलावा आपने ईएसआर का स्टैंड लेना है। देखो वेस्टर ग्रीन पिपेट कैसी होती है, हमारे पास एक ऐसी ट्यूब होती है जो दोनों तरफ से ओपन होती है, कैसी ट्यूब होती है, ऐसी ट्यूब दोनों तरफ से ओपन होगी, और ये 300 mm की पूरी जो होती है ना वो 300 mm की होती है, लेकिन इसका जो मार्किंग होता है वो तकरीबन 0 से लेकर 200 mm तक होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या है, आपने ईएसआर का स्टैंड लेना है, वो ईएसआर का स्टैंड हमारे पास कुछ ऐसा ईएसआर का स्टैंड होता है जो हमारे पास ईएसआर का स्टैंड कहलाया जाता है।
देन आपने डिस्पोजेबल सिरिंज लेनी है, यानी कि आपने एक सिरिंज लेनी है, स्प्लिट स्वैब, ताकि आप उसको जो है वो आपका जो पेशेंट है उसकी वीन्स को आप क्लियर कर सकें एंड स्टेरलाइज कर सकें। देन EDTA बॉटल, हमारे पास एक बॉटल होती है कुछ इस तरह से करके, वो EDTA बॉटल लेनी है। उसके अंदर क्या होता है, EDTA बॉटल हमारे पास एंटी कोगुलेंट इसमें होता है ताकि हमारा जो ब्लड है उसकी कोगुलेशन ना हो, ठीक है। और मेन चीज़ है 3.8 सोडियम % जो है आपने सोडियम सिट्रेट लेना है। और इसी के अलावा आपने एक टेस्ट ट्यूब लेनी है सिंपल से। टेस्ट में मेन चीज़ क्या है कि आपने ब्लड लेना है 2 ml तक पेशेंट का, डिस्पोजेबल सिरिंज के थ्रू, कोई भी वीन होगी वहाँ से लेना है। एंड देन आपने क्या करना है, उस जो ब्लड आपने निकाला है उसको EDTA बॉटल में डाल देना ताकि इसकी कोगुलेशन ना हो, और उसको आहिस्ता से आपने क्या कर देना, जल्दी से मिक्स कर देना है। फिर आपने क्या करना है कि 1.6 ml उस EDTA बॉटल के अंदर आपने पहले ब्लड लिया, कितना, 2 ml, उसको एक EDTA बॉटल में डाल दिया। अब आपने क्या करना है, एक जो यहाँ से अपने ब्लड निकालना है EDTA बॉटल से 1.6 ml यहाँ से ब्लड निकालना है और उसको एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देना है, ठीक है। 1.6 ml आपने ब्लड इसमें डाल दिया। देन आपने क्या करना है, इसके अंदर जो है वो 0.4 ml जो है 3.8% वाला सोडियम सिट्रेट जो हमने रिक्वायरमेंट में कहा था, 0.4 ml इसके अंदर टोटल मिलाकर कितना हो गया, 2 ml, इसको टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देना है। एंड देन हमारे पास क्या करना है, उसके बाद आपने इसके अंदर जो है सक करना है, एक वेस्ट्रोग्रीन ट्यूब लेनी है, वेस्ट्रोग्रीन ट्यूब को यहाँ पर लेना है और यहाँ से आपने जो है ब्लड को सक करना है। ब्लड को सक कहाँ तक करना है, जहाँ तक इसकी 0 mm तक इसकी रीडिंग होती है, आपने वहाँ तक ही ब्लड सक किया। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको ESR पेपेट के अंदर, फॉर एग्जांपल आपने जो है ये यहाँ से लिया एंड देन आपने इस ट्यूब को यहाँ पर डाला। यहाँ पर आपने क्या करना है, एक शक्कर लगा देना है, सक करना है, आप ऐसे ही सक कर सकते हैं, मुँह से भी सक कर सकते हैं। जैसे आपने सक किया तो यहाँ पर 0 तक रीडिंग होती है, 0 mm तक आपने ब्लड ले लिया। अब आपने इसको क्या करना है, यहाँ पर हाथ रखना दोनों तरफ एंड देन आपने इसको ESR का स्टैंड जो होगा वहाँ पर आपने इसे फिट कर देना, ठीक है। देन कह रहा है कि प्लेस एंड फिक्स द ESR पेपेट इन द ESR स्टैंड, जो हमने कह दिया, सो दैट नो लीकेज ऑफ ब्लड अकर्स, ब्लड नहीं लीक होगा, दोनों तरफ से ओपन है। और कह रहा है कि लीव इट फॉर 1 आवर, और 1 घंटे बाद आपने देखना है कि ब्लड और प्लाज्मा कितना सेपरेट हुआ है। जब आपने 1 घंटे तक यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास इतना हमने डाला था, अब यहाँ पर क्या होगा, ब्लड अलग हो जाएगा, RBCs हमारे पास क्या हो जाएगा, अलग हो जाएंगे, और प्लाज्मा का पोर्शन अलग हो जाएगा। आपने ये देखना है कि RBCs की वैल्यू कहाँ तक आ रही है ESR की वैल्यू में, जहाँ तक की वैल्यू आएगी वहाँ तक हम नोट करेंगे। अगर वही कंडीशन अगर हमारे पास ज़्यादा होगी या कम होगी, अगर ज़्यादा है तो फिर क्यों है, कम है तो क्यों है, हमने इसको रीज़न डिस्कस किया। और अगर ज़्यादा होगी तो क्या डिसीज़ हो सकती है, कम होगी तो क्या डिसीज़ हो सकती है। ओके, सो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो में, यू कैन डिस्कस इन द कमेंट सेक्शन इंशाल्लाह, और जो आपको बात ना समझ आए वो भी डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।